नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। हमारे पास जुगनू जी आ गए हैं। नमस्कार। अपनी यादों का सिलसिला लेकर आपको पहले बता दूं कि जुगनू जी 1962 में हिंदी फिल्मों में आए और तब से अभी 2022 यानी कि 60 सालों के इस सफ़र में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। अगर आप इनका चेहरा गौर से देखेंगे और आपको पुरानी फिल्में याद होंगी तो बहुत सारी फिल्मों में इनका चेहरा दिख जाएगा आपको। और जैसा कि मालूम होगा आपको कि अपनी यादों का सफ़र वो हमारे साथ कर रहे हैं। इसमें अपने अनुभव से, अपनी यादों से, अपने संस्मरण से कुछ फिल्मी हस्तियों को वे याद कर रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। तो जुगनू जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल पर। और आपके इतने सारे फैंस बन गए हैं और आपकी बातों को लोग इतना पसंद करते हैं। आज हम लोग उस कॉमेडियन के सिलसिले में किसको जोड़ने जा रहे हैं? नमस्कार मेरे चाहने वालों, आपके मोहब्बत हमेशा मेरे साथ है और आपकी मोहब्बत से बंधा हुआ हूँ। उसी मोहब्बत को बरकरार रखते हुए मैं आपको कुछ ना कुछ नए किस्से सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो मैसेज आते हैं कि आपको मेरे सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उससे भी बेहतर कर सकूँ। कोशिश है, आगे आपकी मोहब्बत है कि आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं या कितना नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा लगेगा। पर सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जो मेरा कुलीग, बैड न्यूज़, ये मेरा दोस्त, ख़ास दोस्त, मेरा कुलीग, स्टैंडिंग कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और वो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में हैं। और मैं चाहूँगा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्दी रिकवर हो और हमारे बीच में आके हंसता हंसाता और पब्लिक को फिर हंसाए। ये मेरी आपसे बेनती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी कई किस्से सुनाए हैं, याकूब साहब के बारे में भी, गोप साहब के बारे, पिछली बार टुनटुन साहब के बारे भी मैंने बताया है। उसी तरह उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए इस बार मैं कुछ एक नई चीज़ पेश करने जा रहा हूँ, जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कड़ी, उनका नाम है आई.एस. जौहर। आई.एस. जौहर साहब फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे इंसान वो हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। डबल एम.ए. इकोनॉमिक्स, एम.ए. पॉलिटिक्स, LL.B. उस टाइम 1939 पाकिस्तान बनने से पहले इतनी एजुकेशन बड़ी मुश्किल कहीं मिलती थी, और वो पूरी एजुकेशन को इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पहली बार आई.एस. जौहर साहब आए, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और इस फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आई.एस. जौहर साहब कि थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, और लाहौर में सेटल थे और पाकिस्तान बनने के कुछ दिन पहले पटियाला के अंदर एक शादी में पूरी फैमिली के साथ आए थे। शादी कंप्लीट हुई तो उधर पाकिस्तान बन गया 1947, और लोगों का आना जाना इधर उधर बहुत हाहाकार मच गया और ये लाहौर वापस नहीं जा सके। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद क्या लाहौर वापस तो जा नहीं सकते थे, तो वो जलंधर के अंदर सेटल हो गए, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे थे, एजुकेशन बहुत थी, तो उनका सर्कल भी बहुत अच्छा था। उस टाइम जलंधर हब था डिस्ट्रीब्यूशन का, और इनके साथ फिल्मों वालों के साथ भी इनका थोड़ा तालमेल शुरू हो गया और ये बॉम्बे आना जाना इनका शुरू हुआ। और ये राइटर बनना चाहते थे, इनको LL.B. में कोई शौक़ नहीं था। और इन्होंने पहली फिल्म लिखी रूप के शोरी की एक लड़की, और जिसमें इन्होंने पहली बार एक्टिंग भी की और वो फिल्म भी चली और एज ए एक्टर भी एस्टेब्लिश हुए। उसके बाद इनका राइटरों में नाम शुमार हो गया और इन्होंने फिल्म आलिया की, शशि मुखर्जी, जय मुखर्जी के फादर,
उनको एक सब्जेक्ट दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के ऊपर, फिल्म नास्तिक, और वो अपने ज़माने की सबसे सुपरहिट फिल्म थी और इनके बड़े बड़े राइटरों में नाम आना शुरू हो गया। और ये बी आर चोपड़ा साहब के बड़े दोस्त थे लाहौर से, और बी आर चोपड़ा साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास चाहिए था कोई हिट सब्जेक्ट, ये डायरेक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने आई एच जोहर को बोला, यार मुझे भी कोई ऐसा सब्जेक्ट दे कि मैं कोई अच्छी फिल्म बना सकूं। तो आई एच जोहर साहब ने अफसाना फिल्म का सब्जेक्ट बी आर चोपड़ा साहब को दिया और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और आई एच जोहर बड़े बड़े राइटरों में शुमार हो गए। और इन बिटवीन मैं आपको एक बात और बता दूं, साथ में ही बी आर चोपड़ा साहब के छोटे भाई यश चोपड़ा, जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है, यश राज फिल्म के नाम से, बी आर साहब ने बोला कि तू जाके आई एच जोहर साहब का असिस्टेंट बन जा। और जो यश चोपड़ा के गुरु हैं एज ए डायरेक्टर, वो हैं आई एच जोहर साहब। सिलसिला चल पड़ा, गाड़ी चल पड़ी, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर दी, कई फिल्में बनाई, बेवकूफ़, जोर महमूद इन गोवा, जोर महमूद इन हांगकांग, श्रीमान, ऐसी कई फिल्में इन्होंने बनाई और इनकी फिल्में चली भी क्योंकि राइटिंग में ये बड़े मास्टर थे और इन्होंने बहुत पिक्चरों में काम किया। और जॉनी मेरा नाम में इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, उसमें इन्होंने 3 रोल किए थे। तो मिलनसार बहुत थे, मोहब्बती थे, प्यार से मिलते थे और फिल्म इंडस्ट्री में हर आदमी के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। और उन्होंने काफ़ी काम करते करते 1984 में आके कुछ बीमार हो गए, बीमारी की हालत में वो चल बसे इस फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह के। ये दुनिया का चलन है, हवा को कोई रोक नहीं सकता और मौत को कोई वापस ला नहीं सकता, ये एक नेचर है। ये बड़ा कम वक्त दुख का टाइम होता है जब हमारा एक साथी हमें छोड़ के चले जाता है। इसी तरह आई एच जोहर साहब भी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। और एक किस्सा मैं और सुनाता हूँ आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो शायद फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी को नहीं पता, या कुछ लोगों को मालूम होगा जो पुराने लोग हैं। जो करण जौहर साहब आज सबसे एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो आई एच जोहर साहब के भाई के बेटे हैं। उनके भाई का नाम था यश जौहर। बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने देव साहब के साथ बहुत पिक्चरों में काम किया, बाद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बनाई और आज करण जौहर इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पूरा राज कर रहा है। मैं दुआएं करूंगा कि इसी तरह करण जौहर साहब आप अपने पिताजी यश जौहर और आई एच जोहर का नाम रोशन करते रहें। अब आगे हम लोग दूसरी चर्चा किसके बारे में करेंगे? चर्चा तो बेहतरीन कई हमारे कोलीग्स हैं, पर जो सबसे नज़दीकी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ जी। अब मैं एक ऐसे करैक्टर को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बदरुद्दीन। आप सोचेंगे बदरुद्दीन कौन? बदरुद्दीन, बदरुद्दीन काजी इंदौर के रहने वाले थे। बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, मिडिल क्लास थे। स्ट्रगल करते करते बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में उन्होंने कहीं कैंटीन में नौकरी की। अब फिर आपकी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ रही होगी कि बदरुद्दीन कौन? बदरुद्दीन साहब काजी, जो जॉनी वॉकर साहब के नाम से मशहूर हुए, बदरुद्दीन काजी एज जॉनी वॉकर। तो जॉनी वॉकर साहब जब बॉम्बे में आए तो काफ़ी स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, जो भी आए, चाहे वो बड़ा आए या छोटा आए, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो जॉनी वॉकर साहब भी थोड़े बड़े गरीबी में थे, मिडिल क्लास थे, तो उन्होंने स्ट्रगल की। तो स्ट्रगल करते करते उनको एक नौकरी ऑफर हो गई बीएसटी में। ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जॉनी वॉकर साहब ने जब अप्लाई किया बीएसटी में और वहाँ पर वो उनको नौकरी मिल गई, वो इम्तिहान में पास भी हो गए, पर जब मेडिकल होना था तो जॉनी वॉकर साहब को मालूम था कि उनकी एक आंख जो थी वो थोड़ी ख़राब थी। तो उनको लगा कि मैं मेडिकल में फेल हो जाऊंगा। तो है बड़े होशियार थे, बड़े ज़बरदस्त।
उन्होंने क्या हुआ कि आपने देखा होगा जब आप अपनी आंखें टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो बोर्ड के ऊपर लिखा होता है MLOPQR, वो बड़े अक्षरों में लिखा होता है, फिर छोटे अक्षरों में लिखा होता है, फिर छोटे अक्षरों में लिखा होता है। तो जॉनी वॉकर साहब परेशान हो गए कि ये मैं कैसे बताऊंगा आपको। तो उन्होंने तिगड़म बाजी लगाई और सारा बोर्ड ही याद कर लिया। और जब डॉक्टर ने उनका टेस्ट लिया और पूछने लगे कि बताओ भाई वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो जॉनी वॉकर साहब ने सारा बोर्ड ही पढ़ के सुना दिया। डॉक्टर साहब कहते कि मैं तेरे को बोर्ड पढ़ने के लिए नहीं बोला, कि मैं तेरे को ये बोला कि वो क्या नज़र आ रहा है। कहता जी मुझे तो सारा बोर्ड ही नज़र आ रहा है, तो आप मुझे LOP के बारे क्यों पूछ रहे हो। तो इस मजाक के अंदर वो पास हो गए और BST में उनको नौकरी मिल गई। लोग इंतज़ार करते थे बस स्टैंड पे कि वो बदरुद्दीन की बस पे ही जाएंगे, क्योंकि जब वो टिकट देते थे तो साथ में मजाक और हंसी मजाक और स्टाइल मार के जो टिकट देने का उनका था वो कमाल का था। एक इत्तेफाक देखिए और किस्मत का फेर देखिए, वक्त कैसे बदलता है। एक दिन उसी बस के अंदर हमारे मशहूर एक्टर बलराज सानी साहब भी बैठे हुए थे। तो जॉनी वॉकर साहब ने जाके उनको अपने स्टाइल में जाके टिकट दी। तो बलराज सानी साहब ने जैसे उनको देखा तो बोले यार तू BST में नौकरी कर रहा है, तू तो एक्टर बन सकता है। तो बोला जी मुझे कौन एक्टर बनाएगा। कहता कोई बात नहीं। ये उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कहते मेरे दोस्त हैं गुरुदत्त साहब, ये जाके तो उनको चिट्ठी दिखा देना। तो साहब जॉनी वॉकर साहब गुरुदत्त साहब के पास वो चिट्ठी लेके गए। तो गुरुदत्त साहब बड़े स्टार, बड़े डायरेक्टर, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा उसको और उसके बाद बोले कि एक शराबी का रोल है, क्या तू कर सकता है। तो जॉनी वॉकर साहब ने इमीडिएटली एक मंत्रा मारा और गुरुदत्त साहब ने कहा कि एक काम करो, सामने देव साहब का कैबिन है, आप देव साहब के कैबिन में जाके आप एज ए शराबी बन के एंटर करना है और एंड तक आपको शराबी ही बनना है। साहब जॉनी वॉकर साहब देव साहब के कैबिन में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने वो शराबी की एक्टिंग की। कभी वो टेबल पे गिर रहे हैं, कभी वो दरवाजे पे गिर रहे हैं, कभी देव साहब के ऊपर गिर रहे हैं। मतलब एक अच्छा शराबी, बेवड़ा गिरा हुआ शराबी भी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जो जॉनी वॉकर साहब ने की। जॉनी वॉकर साहब ने, बदरुद्दीन साहब ने ऐसी एक्टिंग की और देव साहब 20 मिनट में इतने पसीना पसीना हो गए, इतने घबरा गए कि कौन आदमी मेरे पल्ले पड़ गया है, और घबरा के वो कैबिन का दरवाजा खोल के बाहर भागे। तो आगे गुरुदास साहब खड़े हंस रहे थे। तो बोले ये आपने किसको भेज दिया। कहता ये शराब पीता ही नहीं है देव साहब, ये तो एक्टिंग कर रहा था बस। फिर क्या था, गुरुदास साहब को एक शराबी का रोल, फिल्म बन रही थी बाजी, देवानंद गीता वाली। गुरुदास साहब ने उसमें उनको रोल दिया और वो रोल इतना हिट हुआ और उसी पिक्चर के अंदर गुरुदास साहब ने उनका नाम बदरुद्दीन से विस्की के ऊपर जॉनी वॉकर, जॉनी विस्की भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुए हैं, कोका कोला भी हुए हैं, कई ब्रांड बने हैं, पर जो जॉनी वॉकर ब्रांड बना वो जॉनी वॉकर ही रहा। उन्होंने इस फिल्म लाइन के अंदर इतने इजाफा किया, इतनी परफॉर्मेंस दी, एक से एक। उसके बाद उनको CID में काम मिल गया। उसके बाद गुरुदत्त साहब के साथ, गुरुदत्त साहब की कोई स्क्रिप्ट पूरी नहीं होती थी जिसमें जॉनी वॉकर साहब नहीं होते थे। और सबसे हाईलाइट ये हुई, ये पहला टाइम था कि जब एक कॉमेडियन के ऊपर हर फिल्म के अंदर एक गाना लिखा जाता था। जॉनी वॉकर साहब हर फिल्म के ऊपर कंपल्सरी ब्लाइंड हो गई थी कि एक गाना, 2 गाने तो होने ही चाहिए, और उनका साथ दिया OP नैयर और रफ़ी साहब ने। OP नैयर साहब स्पेशल जॉनी वॉकर साहब के लिए गाने बनाते थे और सारे गाने सुपरहिट हुए। और फिर जॉनी वॉकर साहब ने अपनी कई प्रोडक्शन भी बनाई जिसमें फिल्म जॉनी वॉकर फिल्म बनी भी, फिल्म का नाम जॉनी वॉकर था। ऐसे कई फिल्में बनती गई और जॉनी वॉकर साहब इस बुलंदी पे पहुंच गए कि इनका मुकाम बहुत बुलंदी पे चला गया। पर कहते हैं ना, जो साइकिल घूमेगा ऊपर जाएगा, वो साइकिल का पहिया नीचे भी आएगा।
45 साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया और ईमानदार आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, निहायत मिलनसार आदमी थे। बाद में वो बीमार होने शुरू हो गए और लास्ट में मेरी अच्छी किस्मत समझिए, मैंने स्टूडियो बनाया था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ट्यून स्टूडियो। उसकी ओपनिंग करने के लिए भी जॉनी वॉकर साहब आए, उसमें ओम प्रकाश जी भी आए थे, सुनील दत्त साहब भी आए थे, जितेंद्र साहब भी आए थे, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर पर्सनैलिटी सब आई थी वहाँ पर। और जॉनी वॉकर साहब ने मेरे स्टूडियो का फीता काटा। इसलिए आई फील प्राउड कि मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मुझे भी चंद मिनट बताने का मौका मिला। इतने मोहब्बती आदमी थे और थोड़े बीमार रहना शुरू हो गए और बीमार होते होते उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को सदा के लिए विदा कर दिया। और इस दुनिया से वो जो चलन है, मौत रुकती नहीं है कभी भी, वो आनी ज़रूर है। जो आया है उसको जाना है। इसलिए भाई और बहनों, जब तक इस फिल्म इंडस्ट्री में रहो, जब तक इस दुनिया में रहो, जब तक अपनी बरादरी में रहो, इतने प्यार से, इतना मिलजुल के रहो कि आप हर आदमी आपको जाने के बाद याद करे। जैसे मैं जॉनी वॉकर साहब को याद कर रहा हूँ, आइया जोर साहब को याद कर रहा हूँ, आप भी सब मिलके उनको याद करिए और उनकी फिल्मों को देख के उनकी मोहब्बत को बरकरार रखिए। यही मैं आखिरी शब्दों में ये कहकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जुगनू जी। थोड़ा संकेत दे दीजिए कि अगली बार हम किस पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगली बार मैं महमूद साहब को लेके आऊँ। हाँ, मैं बीच में भूल गया, जैसे मैंने जॉनी वॉकर साहब के साथ बताया है, उसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आज की कम्युनिटी के अंदर जॉनी लीवर साहब हैं। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के इंसान हैं, जिनका रेफरेंस मैं आगे जाके आपको दूंगा। उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में महमूद साहब के बारे आगे जाके मैं बताऊंगा, शोभा खोटा जी के बारे बताऊंगा, और महमूद के साथ एक और महमूद जूनियर के बारे भी बताऊंगा, जो छोटा सा बच्चा था, उसने इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आके कमाल कर दिया। वो मेरा छोटा भाई भी है, बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया इंसान है। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने भी, एक छोटे से बच्चे ने इस फिल्म इंडस्ट्री के आगे अंदर धमाका मचा दिया। ये जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सबके बारे जो छोटी छोटी मेरी जनरल नॉलेज है, जितना मुझे याद है, मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।